हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आपको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। आइए, चलिए दोस्तों, पहले हम लोग वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि बाल विकास का ज्ञान रखने वाला ही शिक्षक अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। बालकों के मानसिक स्तर के आधार पर ही वह शिक्षण विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहे कि बाल्यावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों। पॉइंट 1 में कह रहा है कि बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। दूसरा लिखिएगा पॉइंट में, बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी तरह का कार्य करना चाहता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा कह रहे कि बालक में विस्मृति कम करने के दो उपाय बताइए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा दोस्तों पॉइंट बनाकर कि याद की जाने वाली किसी विषय सामग्री को अस्थायी करने की दृष्टि से उसे याद करने के 1 घंटे के भीतर अवश्य दोहरा लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि विषय को याद करने के उपरांत कुछ देर विश्राम करना अच्छा है। इससे स्मृति दृढ़ हो जाती है तथा विस्मरण नहीं होगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 4 तरह की रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो दोस्तों उत्तर लिखिएगा कि रुचियों के उत्थान में शिक्षक का अहम स्थान है। सामाजिक, आर्थिक और मनोरंजनात्मक तथा संवेगात्मक और शैक्षिक रुचियों का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षण विधि सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम में बनाने की में क्या करती है दोस्तों, मदद करती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 5 को देखते हैं। करें कि अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अधिगम माने सीखना, स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 6 तरह की व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। तो दोस्तों उत्तर लिखिएगा कि शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देकर व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। शैक्षिक अनुभव व्यक्तित्व लक्षणों में बदलाव ला सकते हैं, जैसे कर्तव्य निष्ठा में वृद्धि और विक्षिप्तता में कमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके
स्क्रीन पर प्रश्न 7 कह रहा है कि बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। बुद्धि यानी इंग्लिश में बोले तो इंटेलिजेंस वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा है कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है आपका शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा आपका है कि दोहराने की प्रवृत्ति। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9 कह रहा है कि समायोजन क्या है। एक नया स्कीम बनाने और किसी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने की नई विधियों को समायोजित करने की इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 10। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 10 देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावनात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है, जिससे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते हैं। ये आपस में जुड़े पैटर्न छोटे अरसे में ज्यादातर समय स्थिर होते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में बदलते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11 तरह की अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम सीखने तथा सीखने की सतत प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही क्या है दोस्तों, अधिगम है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 12 तरह की कल्पना से आप क्या समझते हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। कल्पना का तात्पर्य मस्तिष्क में छवियां या अवधारणाएं बनाने की प्रक्रिया से है। आइए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 13 तरह की संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर लिखिएगा कि भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से है। गति अनुपस्थित बताता है कि जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। उदाहरण देखिए इसे मांग तथा पूर्ति को शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे अच्छा संतुलन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 14 कह रहा है कि अधिगमांतर क्या है। अधिगमांतरण क्या है भाई। ये वह है ज्ञान जो एक स्थिति से सीखे हुए दूसरे स्थिति से सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, उसे अधिगमांतरण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर करना ना भूलो। ठीक है। तो चलिए प्रश्न 15 देखिए क्या कह रहा है। तरह की शैशवावस्था में शिशु का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो तुम लिखिएगा कि शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 में दोस्तों। तो चलिए 2022 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 16 तरह कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। तो तुम लिखिएगा कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है, इसमें शिक्षक अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। 2 कारण निम्न है दोस्तों। पहला आपका है वह शिक्षण विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है, इस प्रकार वह प्रभावी शिक्षण प्रदान करता है। दूसरा आपका है कि यह शिक्षकों को अधिगम के उचित अवसर प्रदान करने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 17 तरह की शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों तुम लिखिए कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न है। पहला आपका है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा आपका है कि मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। ठीक है। और आपका तीसरा भी लिख लीजिएगा सीखने में तीव्रता। ठीक है। पूछा 2 ही है, हमने 3 बता दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि
आपको एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लिया करें, ठीक है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा जब बताई जाती है ना, तो उसको अपने कॉपी पर नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न बनता है जरूर। कभी 2 पूछे तो कभी 3 भी पूछ सकता है, कभी 4 भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं। चलिए प्रश्न 18 देखिए, कह रहा है कि किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना जाता है। क्या दोस्तों, बसंत काल। यह काल 12 से 19 वर्ष तक का रहता है, परंतु किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक चला जाता है। इसमें बालक तथा बालिका के में कोई परिवर्तन होता है, जैसे लंबाई वृद्धि, है ना, त्वचा में बदलाव आदि। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19, तरह की समायोजन क्या है दोस्तों। तो उत्तर लिखिएगा, समायोजन परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधित प्रक्रिया है, अर्थात पर्यावरण की कठिनाइयों एवं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे समायोजन कहते हैं, ठीक है। इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं ना, एडजस्टमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बताइए प्रश्न 20 क्या कह रहा है। कह रहा है कि तर्क का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर लिखिएगा कि गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21, तरह की सामाजिक विकास क्या है। तो उत्तर लिखिएगा कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज और उसके भीतर कार्य करने के उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22, तरह की व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर लिखिए कि मन के अनुसार, इनके मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों या रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23, कह रहा है कि आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो आवाज में भारीपन किशोरा अवस्था में आता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24, तरह की अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिएगा दोस्तों कि अधिगम या सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 25 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैडोगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है प्रश्न 26, कह रहा है कि रुचि के भेद बताइए। तो रुचि के 2 प्रकार का होता है रुचि। पहला आपका है कि जन्मजात रुचि, दूसरा आपका है कि अर्जित रुचि, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27, कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो तुम लिखो कि क्रियाओं के आधार पर बुद्धि के प्रकार परीक्षण को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला आपका है कि शाब्दिक परीक्षण, दूसरा आपका है अशाब्दिक परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28, कह रहा है कि अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ऐसी चीजों के बारे में चिंतन करना जो आपके सामने नहीं हो उसे ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य मूर्त है ना, मूर्ति नहीं, मूर्त चीजों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। सामान्यतः जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ है ना, कहानीकार, दार्शनिक आदि होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 29, कह रहा है कि शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि शारीरिक विकास में संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं और दुनिया का पता लगाते हैं, पहला है शरीर के स्वस्थ और मजबूत बनाने के साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा है कि यह शिक्षा शारीरिक अंगों के विकास के साथ खेल या तैराकी सिखाने, अपनी रक्षा करने, शरीर को स्वस्थ रखने
फुर्तीला बनाने तथा मनोरंजन हेतु आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है दोस्तों। पहला आपका है बाल्यावस्था में बालक के संयोग में स्थिरता आ जाती है। दूसरा आपका है कि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या कौन क्यों कैसे जैसे प्रश्नों पर विचार करने का और पूछने लगता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। तो चलिए दोस्तों सभी लोग इस सेशन को शेयर करो, जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 31 आपके स्क्रीन पर। कह कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों में होता है। बालक का विकास का प्रभाव ना केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोन, ठीक है, हार्मोन में भी परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से भी परिवर्तित होता है। चलिए समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 32 कह रहा है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो लिखिए दोस्तों कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व निम्न है। पहला आपका है निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा आपका है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तीसरा आपका है कि विकास क्रम का सिद्धांत। चौथा आपका है कि विकास दिशा का सिद्धांत। और आपका पांचवा दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। समझ गए? तो चलिए समझ गए तो आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 कह रहा है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो तुम लिखिएगा दोस्तों कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होना चाहिए। पहला आपका है सीखने के अवसर। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र मात्रा में पाई जाती है। वे अपने पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति शीघ्र ही जिज्ञासा व्यक्त करने लगते हैं। दूसरा आपका है कि शैशवावस्था में बालकों का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से व्यवहारिक होना चाहिए जिससे बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34 कह रहा है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं निम्न है दोस्तों। पहला आपका है बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं, ठीक है। और दूसरा है कि बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 35 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 35 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि व्यक्तिक विभिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक, नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, है ना, उपलब्धि आदि की विभिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 36 कह रहे कि बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। पहला आपका है बालक के ज्ञान का विकास होता है। दूसरा आपका है कि बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा है कि चिंतन क्या है। तो उत्तर लिखिएगा कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 38 तरह के अधिगम से आप क्या समझते हैं या अधिगम से क्या तात्पर्य है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन अनुभव, अभ्यास या शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। अधिगम का अर्थ होता है कुछ नया सीखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 39 कह रहे कि बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि बताइए। बाल विकास में अधिगम के सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं, ठीक है।
तो आइए अब हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 40 क्या कह रहा है कि जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार सराव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार या स्राव करना जिसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो तुम लिखिएगा दोस्तों कि प्रक्रिया या सिद्धांत ये है पालो सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए प्रश्न 41 कह रहा है कि सीखने में पठार के दो प्रमुख कारण या उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा कि सीखने में पठार के दो प्रमुख कारण निम्न है दोस्तों। पहला आपका है प्रेरणा का अभाव, दूसरा आपका है कि अभ्यास का अभाव, ठीक है। आगे हेडिंग बनाइएगा आप लोग, सीखने के पठार को दूर करने के उपाय। पहला आपका है कि शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना। दूसरा आपका है कि विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, ठीक है। तीसरा आपका कि आदतों को सुधारने का प्रयास करना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42 तरह के अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिएगा कि अधिगम माने सीखना, ठीक है। स्थानांतरण से आता है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाएगा? अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 43 कि प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों या जानवरों के बीच भू क्षेत्र, पद या संसाधनों के आवंटन आदि के लिए संघर्ष को प्रतियोगिता कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 44 कि बालक में विस्मृति कम करने के कोई दो उपाय बताइए दोस्तों। तो उत्तर में लिखिएगा कि बालक में विस्मृति कम करने के दो उपाय निम्न है। पहला आपका है पाठ की पुनर्वृत्ति, दूसरा आपका कि स्मरण के बाद विश्राम, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 45। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को सबको शेयर करो, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 45 देखिए क्या करा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, ठीक है। जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं मानसिक, ठीक है, मानसिक, ठीक, मानसिक आय लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं साफ। देखिए इसको इस तरह लिख लीजिएगा मानसिक, ठीक है, मानसिक आय, ठीक है, बटे वास्तविक आय, वास्तविक आय, ठीक है, गुणे 100 यानी 100, ठीक है। यही आपका सूत्र है दोस्तों बुद्धि लब्धि का। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2018 में, ठीक है। तो जितने लोग अभी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 46 कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो तुम लिखिएगा दोस्तों कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु जो होती है जन्म से 5 से 6 वर्ष होती है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 47 कह रहा है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं दोस्तों? तो तुम लिखिएगा कि शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं। पहला आपका भय, दूसरा आपका क्रोध है, तीसरा आपका प्रेम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 48 कह रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो तुम लिखिएगा कि बुद्धि लब्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 49 कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो तुम लिखिएगा दोस्तों कि अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मकेंद्रित, चिंतनशील तथा एकांत प्रिय, ठीक, क्या है, एकांत प्रिय होते हैं। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप में क्या होती है, प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। समझ गए? चलिए समझ गए तो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 50। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 50 देखिए क्या करें। करें कि सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि दोस्तों 90 से 109 तक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न आपके 51 करें कि बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मुर्रे एवं मॉर्गन ने किया था। कौन? मुर्रे एवं मॉर्गन ने। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 52 कह रहा है कि बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 53 कह रहा है कि सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों लिखिएगा कि सीखने का स्थानांतरण, जब कोई सीखा गया कार्य किसी दूसरे कार्य में उपयोगी सिद्ध होता है तो इसे सीखने या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 54 कह कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है दोस्तों। तो उत्तर में लिखिएगा कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण बालक निश्चित पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है उसे परिपक्वता कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 55। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल को लाइक करो और सेक्शन को शेयर करो। ठीक है। तो चलिए प्रश्न 55 देखिए। कह रहा है कि व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। तो आप लिखिएगा उत्तर में पॉइंट बनाकर कि व्यक्तिक परीक्षण एक व्यक्ति का किया जाता है और सामूहिक परीक्षण पूरे समूह का किया जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता कम होती है जबकि सामूहिक परीक्षणों में यह गुण अधिक होते हैं। तीसरा आपका है व्यक्तिगत परीक्षणों द्वारा छोटे और बड़े दोनों का ही परीक्षण हो सकता है लेकिन सामूहिक परीक्षणों द्वारा बहुत छोटे बालकों का परीक्षण नहीं हो सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 56 कह कि पालो ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो उत्तर लिखिएगा दोस्तों, इवान पालो एक रूसी मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादित किया। पालो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रयोग में कुत्ता शामिल था। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 57 कह रहा है कि थांडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि थांडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत 3 नियम दिए थे। ठीक है। वो नियम कौन कौन है। पहला आपका है प्रभाव का नियम, दूसरा आपका है अभ्यास का नियम, तीसरा आपका है तत्परता का नियम। समझ गए। समझ गए तो आगे बढ़ो। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न 58 कह रहा है कि प्यास भूख निद्रा प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि प्यास भूख निद्रा प्रतिष्ठा में से प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 59 कह रहा है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता का क्या कहलाती है दोस्तों। तो उत्तर में लिखिएगा कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है। विस्मृति। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 60। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न 60 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है दोस्तों। तो तुम लिखिएगा किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है। बहुलक कहलाती है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं 2017 में। तो चलिए 2017 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 61 कह रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बताइए। तो मनुष्य की बुद्धि लब्धि मानसिक आयु मानी MA गुणे 100 वास्तविक आयु यानी कि CA। ठीक है।
यह सूत्र 1912 में विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 62 62 कह रहा है कि सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं? यह एक मानसिक क्या है? यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, है ना, आविष्कृत करने या पुनः सृजित करने की प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 63 कह रहा है कि व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर लिखिएगा दोस्तों, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार के तरीकों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, उद्देश्यों, प्रेरणाओं तथा शारीरिक गुणों आदि के सम्मिलित योग को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 64 करें कि रोर्सा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो रोर्सा परीक्षण विधि को 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोर्सा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 65 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तरह के मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों देखिए उत्तर में कि गणितीय भाषा में किसी भी संख्या को जोड़कर जब उसके पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त प्राप्तांक को ही मध्यमान कहते हैं। समझ गए? मध्यमान का सूत्र होता है दोस्तों xi बराबर सिग्मा x बटे में n, जहां xi का मध्यमान होता है और x का मतलब होता है कि प्राप्तांक या मूल्य और सिग्मा x का मूल्यों या प्राप्तांकों का योग और n बराबर पदों की संख्या होती है। समझ गए? चलिए जब इस पर सवाल लगा तो समझ में और बढ़िया जाता है। चलिए प्रश्न देखिए 66 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है जिसके मापन के किसी एक स्केल पर ठीक आधे अंक ऊपर की तरफ तथा ठीक आधे अंक नीचे की तरफ होते हैं। मध्यांक का सूत्र होता है m बराबर n+1 बटे में 2, वे पद का मान होता है। यदि n विषम हो तो जहां m बराबर मध्यांक होता है, क्या होता है? m बराबर मध्यांक और n बराबर पदों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 67 कह कि सीखने के वक्र में सीखने में उन्नत होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर लिखिएगा कि सीखने का वक्र हेडिंग बनाएगा, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि यदि सीखने को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो सीखने का वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दिखाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को सीखने का वक्र कहा जाता है। सीखने के वक्र में सीखने की उन्नत होना निम्न रूप में प्रदर्शित की जाती है। समझ गए? चलिए आइए देखिए दोस्तों, ये है आपका स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। बढ़ता निष्पादन वक्र है, जैसे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं आप, यहाँ से घटाता घटते घटते यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, ठीक है। तो क्या है? ये है धनात्मक त्वरित वक्र कहलाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 68 तरह की बालक की बुद्धि कब रुक जाती है दोस्तों? तो बालक की बुद्धि के विषय में समस्त विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि बालक की बुद्धि 25 वर्ष की आयु में पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 69 तरह की TAT का संबंध किससे है? तो दोस्तों TAT यानी कि इसका संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मरे एवं मार्गन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 70। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए प्रश्न 70। करेक्ट स्मृति का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? स्मृति यानी मेमोरी वह प्रक्रिया है जो अनजाने में काम करती है और सूचना को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों याद किया हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 71 करेक्ट सक्रिय स्मृति से आप क्या आशा है? मतलब
यदि हम कोई भी लेख पढ़ते हैं या कुछ भी देखते हैं तो यह स्मृति ही सक्रिय रहती है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें उससे ही जुड़ा कोई सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल का जवाब सभी लोग बाकी समय की अपेक्षा जल्दी देंगे। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही सक्रिय स्मृति कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 72 कह रहा है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? उत्तम लिखिएगा दोस्तों कि अभिप्रेरणा एक सक्रिय है जो जीव को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा मानी मोटिवेशन का अर्थ किसी व्यक्ति के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को सक्रिय ऊर्जा विनित करना है। समझिए। तो ये अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 73 कह रहा है कि हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है दोस्तों? तो हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। सीखने की प्रक्रिया में 6 अलग अलग घटकों की इंटरैक्टिव प्रक्रिया शामिल होती है। उच्च क्रम पर स्मृति, ध्यान, भाषा, प्रसंस्करण, लेखन और संगठन। सीखने के लिए ये सभी घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 74 तरह की सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए दोस्तों। तो अधिगम की परिभाषा पहला है दोस्तों वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। दूसरा है स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तीसरा आपका है क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। और आपका चौथा है गिलफोर्ड के शब्दों में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। समझ गए? आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 75 दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 75 को देखिए। कह रहा कि बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक के 2 कारण लिखिए। तो बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक के 2 कारण दोस्तों निम्नलिखित हैं। पहला है आपका कि बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। दूसरा आपका कि ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2016 में। तो दोस्तों जितने भी 2016 में प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। तो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को ये सेशन को शेयर करो। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 76 अरे कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो उत्तर लिखिएगा कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 77 कह रहा है कि अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अगला प्रश्न 78 कह रहा है कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो तुम लिखिएगा कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आइए 79 कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो तुम लिखिएगा कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 80 दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है। तो चलिए प्रश्न 80 देखिए क्या करा है कि क्रंदन बलबलाना, ठीक है, हाव भाव वाक के निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? तो क्रंदन या बलबलाना ना हाव भाव वाक के निर्माण का विकास बालक में शैशवावस्था में होती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 81 कह रहा है कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रति प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तर लिखेगा कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों के
प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है उसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 82 कह रहा है कि CAT का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों उत्तर लिखिएगा कि CAT का प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। ठीक, कौन? लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 83 कह रहा है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल के अनुसार दोस्तों किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 84 कह रहा है वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कहलाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 85 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। तो चलिए सभी लोग 85 को देखिए, आंसर क्या होगा इसका? कह रहा है कि सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो लिखिएगा उत्तर में कि सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम E.L. थॉर्नडाइक, कौन? E.L. थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिसमें हमें सुख एवं संतोष मिलता है। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 86 कह रहा है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम का चिंपैंजी यानी वनमानुष पर किया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न दोस्तों 87 कह रहा है कि पालो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो पालो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया, है ना। पालो के अनुसार अपने कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 88 तरह की नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन आत्मविश्वास संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है दोस्तों? उत्तर लिखिएगा कि नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन आत्मविश्वास संयोगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता अच्छे व्यक्तित्व यानी गुड पर्सनालिटी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 89 तरह की जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया में दो बातों का महत्वपूर्ण माना है। पहला आपका है संगठन, दूसरा आपका है अनुकूलन। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रश्न 90 कह रहा है कि पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता अधिगम की इच्छा एवं प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं दोस्तों? उत्तर लिखिएगा कि पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता अधिगम की इच्छा एवं प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया लर्निंग पर्सन प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं दोस्तों। ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, और दोस्तों इस सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दो, ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। दोस्तों फिर इसी तरह अगले वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो सभी को गुड नाइट।